सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं। विजय रूपानी गुजरात के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक में विजय रूपानी के नाम पर मोहर लगाई गई है और नितिन पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक नितिन गडकरी और सरोज पांडे भी मौजूद रहे और इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में नए मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य के सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत की थी। विजय रूपानी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए विजय रूपानी इनका नाम प्रस्तावित किया। आनंदीबेन जी ने उसी समय उप मुख्यमंत्री पद के लिए नितिन पटेल इनका नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी को सूबे के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई तो नितिन पटेल जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। विजय रूपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सीएम आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नितिन पटेल को विजय रूपानी सरकार के लिए डिप्टी सीएम चुना गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए विजय रूपानी इनका नाम प्रस्तावित किया। उप मुख्यमंत्री पद के लिए नितिन पटेल इनका नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। पहले नितिन पटेल को सीएम बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल ने नितिन पटेल के नाम पर ऐतराज जताया था। वो विजय रूपानी के नाम पर अड़ गईं। इसके बाद विजय रूपानी को चुना गया। विजय रूपानी और नितिन पटेल दोनों आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और सब बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त केतन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केतन, आप लंबे वक्त से इस चीज को कवर भी कर रहे हैं जब से ये बात चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री नया बनेगा। इससे पहले नितिन पटेल का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आखिर में बिल्कुल ये फैसला लिया गया, विजय रूपानी को ये कमान दी गई। आखिर क्या वजह रही इस बदलाव की? देखिए, लंबे इंतजार के बाद आज गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी का चयन किया गया है। हालांकि पहले नितिन पटेल का नाम आ रहा था। आज दिन भर ऐसी ही गतिविधि चली कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नितिन पटेल होंगे, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक आनंदीबेन पटेल लास्ट मोमेंट तक विजय रूपानी के चयन को लेकर वो असमंजस में थी। वो नितिन पटेल को आगे करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ये चाहते थे क्योंकि विजय रूपानी है वो सरकार में और संगठन में दोनों में रुतबा रखते थे। और जब नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी सौराष्ट्र में कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी जिनको कंट्रोल किया है विजय रूपानी ने। तो एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था जो कि सरकार और संगठन दोनों में काम करे। और नितिन पटेल को इसीलिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया क्योंकि पटेल आरक्षण आंदोलन गुजरात में चल रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए उनको भी एक पद दिया गया ताकि पटेल में भी ये संदेश जाए। और हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि जो अब गुजरात का अगला भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी पटेल होगा, क्योंकि विजय रूपानी मंत्री भी थे और भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई के प्रमुख भी थे। तो अब वो पद खाली होगा तो वहाँ पर पटेल को लाकर एक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। जी शुक्रिया केतन इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में 20 घंटे बिताने के बाद राजनाथ सिंह भले ही स्वदेश लौट आए हों, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के साथ संबंध कैसे सुधारे जाएं। अक्सर कहा जाता है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पाकिस्तान आखिर कब ये बात समझेगा? तो क्या पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता बेमानी है? आखिर कैसे सुधरेंगे पाकिस्तान के साथ संबंध? देखिए रिपोर्ट। बीस घंटे का दौरा और पाकिस्तान का वही चेहरा जो वो बार बार दुनिया को दिखाता रहा है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह का व्यवहार किया वो न सिर्फ डिप्लोमेसी को शर्मसार कर देने वाला है, बल्कि पाकिस्तान के दोगलेपन को भी साबित करता है। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह बात तो बहुत ही प्रचलित है, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रचलित है कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। जितना सब कर सकते थे अधिकतम पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। पाकिस्तान के इस व्यवहार से राजनाथ सिंह इतने खीन हो गए थे कि उन्होंने वहां लंच भी नहीं किया।
वहाँ के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था। दरअसल सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने गए राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में राजनाथ ने बुरहान वानी को शहीद बताने के मामले पर पाकिस्तान पर निशाना साधा था। राजनाथ ने कहा था, आतंकी शहीद नहीं होते, ना ही उनका महिमा मंडल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा पहले से ही था और इसी वजह से पाकिस्तान ने सार्क सम्मेलन में राजनाथ के भाषण के दौरान मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया था। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही आवाम के सामने बेनकाब होने से डर गया है? आज के स्पेस एज मीडिया में और स्पेस एज कनेक्टिविटी में आप सच को छुपा नहीं सकते। सारी दुनिया को शाम को ही पता लग गया कि क्या हमारे होम मिनिस्टर ने बातचीत की, किसी से छुपी नहीं हुई। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो दुनिया के सामने तो हर प्रकार से एक्सपोज्ड है, वो अपने अवाम के सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं होना चाहता था। मैंने खुद कहा था, और हालांकि मैं गृह मंत्री भी नहीं हूँ, मैंने कहा था बच्चा बच्चा सड़क पे कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखने से यही हाल होगा। इन लोगों को शराफत समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं कि भारत की शराफत उनकी कमजोरी है। कश्मीर में आजादी सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की होनी है। शेष तो कश्मीर जो है वो आजाद है, वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसलिए आतंकवाद को आजादी के बुरके में जो है ढककर प्रश्रय देना, ये पाकिस्तान का पाप है। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर बलूचिस्तान में आजादी है, आजादी का आंदोलन है, फिर वहां पर अपने ही नागरिकों पर पाकिस्तान ड्रोन क्यों बरसा रहा है? क्या पाकिस्तान को डिप्लोमेसी का शिष्टाचार भी नहीं आता? आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्या पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति नहीं चाहता? विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने सऊदी अरब में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। मक्का पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का भारतीयों ने जिंदाबाद के नारे लगाकर स्वागत किया। वीके सिंह को अपने बीच छिपाकर कैंप में रह रहे भारतीय उन्हें देखकर भावुक भी हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वीके सिंह जिंदाबाद के नारे वो लगाने लगे। गुरुवार को विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह मक्का में भारतीय कामगारों के एक राहत कैंप में पहुंचे, भारतीयों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वीके सिंह ने कहा कि वो भारतीय नागरिकों की चिंताएं दूर करने के लिए आए हैं। आपके यहाँ से रिपोर्ट गई, क्या होना है क्या नहीं होना है, और उसको देखकर जो एकदम से कोई चीज करनी थी वो यहाँ पर कॉन्सुलेट और एम्बेसी के थ्रू करवाई। कैंप में वीके सिंह के पहुंचने पर भारतीय नागरिकों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और वीके सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। सऊदी अरब में आर्थिक मंदी की वजह से 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक बेरोजगार हो गए हैं। सऊदी अरब में फंसे बेरोजगार भारतीय नागरिकों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। भारतीय दूतावास सऊदी अरब में फंसे भारतीयों के लिए राहत कैंप चला रही है। विदेश मंत्रालय के दखल के बाद सऊदी अरब सरकार इन लोगों को वापस भारत भेजने में मदद के लिए तैयार हो गई है। असम के कोकराझार में एक व्यस्त बाजार में शुक्रवार को सेना की वर्दी पहने 4 से 5 आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हमले में विदेशी ताकतों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया है। हमला दोपहर 12 बजे के करीब कोकराझार के बालाजान में हुआ। ऑटो से आए 3 आतंकियों ने तिनियाली इलाके में भीड़ भरे बाजार में लोगों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पास ही मौजूद सेना ने जवाबी फायरिंग की। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। 69 लोगों पे मार्केट में आक्रमण किया, करीब 12 लोग को प्राण गंवाए गए हैं और हमारी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसमें भी एक मिलिटेंट वहीं न्यूट्रलाइज किया गया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं। राज्य सरकार से भी संपर्क करके हम आधिकारिक रूप से पूरा डिटेल्स लेंगे, उसके बाद फिर पूरा सिचुएशन का जायजा लेते हुए क्या करना है आपको बताएंगे। सेना और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मार गिराया गया है। आतंकी के पास से AK-56 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं।
असम सरकार ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। In this regard, our government is committed to ensure the protection of life and property of the people of Assam, and that is why we have immediately directed our DG and senior police official to rush to the spot. असम में 2016 में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 16 फरवरी को तिनसुकिया में हुए हमले में NSCN खापलांग गुट के 4 आतंकी मारे गए। 4 अप्रैल को गोलपाड़ा में उल्फा के आतंकी हमले में 3 नागरिक मारे गए थे। असम में आतंकी हमले पर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार असम में आतंकवादी हमले के बाद स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है। हमला दोपहर 12 बजे के करीब कोकराझार के बालाजान में हुआ। ऑटो से आए 3 आतंकियों ने तिनियाली इलाके में भीड़ भरे बाजार में फायरिंग शुरू कर दी। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। पास ही मौजूद सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। निहत्थे लोगों पे मार्केट में आक्रमण किया। करीब 12 लोग को प्राण गंवाए गए हैं और हमारी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसमें भी एक मिलिटेंट वहीं न्यूट्रलाइज किया गया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं। असम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। अपने बलिदान दिया है उस फैमिली के लिए हम लोगों ने कंपेंसेशन के हिसाब से 5 लाख रुपए देने का निर्णय किया और जो इंजर हुआ है उनके लिए 1 लाख का हम लोगों ने ये किया है। असम में 2016 में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 16 फरवरी को तिनसुकिया में हुए हमले में NSCN खापलांग गुट के 4 आतंकी मारे गए। 4 अप्रैल को गोलपाड़ा में उल्फा के आतंकी हमले में 3 नागरिक मारे गए थे। और अब बात बारिश की करते हैं। आज सुबह से हो रही बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार थम गई। जगह जगह लोगों को जाम का आज सामना करना पड़ा। तेज बारिश से मुंबई के परेल, दादर, सायन, एल्फिस्टन, किंग सर्कल समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक पर असर पड़ा, जिससे लोगों को काफी मुश्किल हुई। मुंबई में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है और जिसके चलते मुंबई के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के सायन सर्कल इलाके में। परेल के फ्लाईओवर के पास भी बेस्ट की एक बस बंद हो गई, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। मुंबई में बारिश ने सुबह का यातायात और जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त किया है, मैं नजारा दिखाने की कोशिश करूंगा। परेल ब्रिज के ऊपर है, बस को वहां पर जाने से रोक दिया गया है क्योंकि ये ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर जो निचला हिस्सा जो रोड से टच होता है वो पूरा अगले सिरे तक दोनों तरफ से पानी से पूरी तरह घिर गया है। बारिश के चलते लोअर परेल समेत कई निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये परेल और जो दीपक टॉकीज का इलाका कहलाता है और आप देख सकते हैं मुंबई की सड़क पर लगभग यही हाल है। हमने इस हिंद माता को भी दिखाने की कोशिश करी थी। यहाँ घुटनों और कहाँ तक कमर तक का पानी था और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं दूर तक पूरी की पूरी रोड है वो पूरी इस वक्त पानी में जलमग्न है। मौसम विभाग ने कोंकण और सेंट्रल महाराष्ट्र में 24 से 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में आज हाई टाइड की आशंका है। 4.55 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ठाणे और CST से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। सेंट्रल लाइन पर भी ट्रेन 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। और रायगढ़ में पुल हादसे वाली जगह पर सेल्फी लेकर विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रकाश मेहता मीडिया पर भड़क गए। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगढ़ में हादसे का जायजा लेने पहुंचे थे। पालक मंत्री प्रकाश मेहता साथ थे जब फडणवीस लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान प्रकाश मेहता सेल्फी लेने में व्यस्त थे। जब एक पत्रकार ने इस पर उनसे सवाल पूछा तो वो भड़क गए। मीडिया पर TRP के लिए मामले को तूल देने का आरोप लगाया। बाद में प्रकाश मेहता ने सेल्फी लेने के आरोपों से भी इनकार किया। सेल्फी की जो बात है वो 100% गलत है। मैंने कोई सेल्फी नहीं ली और ना ही कहीं भेजी। सेल्फी लेने की मेरी उम्र नहीं है। इस तरह के झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं। पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। 20 बोट के साथ NDRF और कोस्ट गार्ड के 160 जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं।
कई लाशें हादसे की जगह से करीब 120 किलोमीटर दूर बरामद की गईं। सावित्री नदी पर मुंबई गोवा हाईवे पर बना एक अंग्रेजों के जमाने का पुल मंगलवार रात को टूट गया था। 2 बसें और 4 छोटी गाड़ियां नदी में बह गई थीं। दोनों बसों में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। और दवा की सही कीमत जानना आसान होने जा रहा है। एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी जल्द ही एक ऐसा ऐप लॉन्च करने जा रही है जिसके जरिए आप दवाइयों के ओवर प्राइसिंग से बच पाएंगे। मरीजों को जल्द ही जरूरी दवाओं की कीमत जांचने की ताकत मिलने वाली है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ऐसा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जिसके जरिए दवा खरीदने से पहले उनके सही दाम की जांच की जा सकेगी। सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। इस ऐप को केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर अनंत कुमार 29 अगस्त को लॉन्च करेंगे। पहले ये एंड्रॉयड फोन पर मिलेगा और बाद में इसे आईफोन प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप का टेस्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है और इस पर लोगों की राय ली जा रही है। इस ऐप के जरिए कीमत जानने के लिए मरीज को दवा का नाम फीड करना होगा। इससे दवा के एक यूनिट की कीमत पता चल जाएगी। इसके बाद जितनी यूनिट दवा लेनी हो उतने नंबर फीड करने होंगे। इससे टैक्स समेत मैक्सिमम रिटेल प्राइस का पता चल जाएगा। कंज्यूमर्स के पास भी दवाओं की अपडेटेड एमआरपी की जानकारी होगी। दरअसल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी समय समय पर लाइफ सेविंग दवाइयों की लिस्ट जारी करती है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स इन दवाओं के लिए तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूल कर सकते, लेकिन ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स दवाइयों को ज्यादा कीमत पर सेल करते हैं। इसे देखते हुए एनपीए ने यह ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगर किसी से दवा की ज्यादा कीमत वसूली जा रही है तो वो सीधे एनपीपीए को इस बात की शिकायत कर सकता है। उम्मीद है कि इससे दवाइयों के मनचाहे दाम वसूलने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी। असीम मनचंदा, सी मीडिया, दिल्ली।